103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है विशेष परिचर्चा। विषय है 3 नए आपराधिक कानूनों में लोगों को त्वरित न्याय देने का सरकार का कारगर कदम। प्रतिभागी हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह, विधि विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर संतोष कुमार शर्मा और राजकुमारी चंदेल, समाचार वाचक आकाशवाणी शिमला। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं राजकुमारी चंदेल। श्रोताओं, आज हम 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी 1 जुलाई से लागू हुए हैं। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। ये नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ले चुके हैं, यानी ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह अब स्वदेशी कानूनों ने ले ली है। श्रोताओं, अब जब नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं तो इनके बारे में सभी के मन में कई सवाल हैं और ऐसे ही कई सवालों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह जी और विधि विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर संतोष कुमार शर्मा जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार राजकुमारी जी और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नमस्कार, आप सभी के लिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आज हमारी इस चर्चा का विषय है 3 नए आपराधिक कानूनों में लोगों को त्वरित न्याय देने का सरकार का कारगर कदम। सबसे पहले मैं प्रोफेसर चंचल जी से जानना चाहूंगी कि अब जब नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं तो इनके बारे में लोगों के मन में कई सवाल हैं और आपसे जानना चाहूंगी कि इन कानूनों के लागू होने से क्या बदलाव आए हैं और ये लोगों के लिए कैसे मददगार हो सकते हैं। धन्यवाद राजकुमारी जी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सभी लोगों को इंतजार था कि इन कानूनों में सुधार आमूलचूल रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जिसको कहते हैं वो कब प्रवर्तन में लाए जाएंगे, और ये मौका भारतीय संसद और सरकार ने 2023 में कार्यान्वित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐतिहासिक तौर पे जो साइकोलॉजिकल मानसिक विचार रहता था लोगों का कि हम विदेशी कानून से गवर्न हो रहे हैं और होते रहे हैं, और दूसरी बात ये थी कि समय के साथ बहुत सारे बदलाव टेक्नोलॉजी में, समाज में, कल्चर में, सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी हुए हैं पिछले 150 सालों में अगर कहें तो, और उसके अनुरूप बदलाव कभी नहीं हुआ इन कानूनों में जो कि वर्तमान सरकार 2023 में लेकर आई है भारतीय संसद ने। ये एक सराहनीय कदम है, सभी भारतीय वासियों के लिए एक उपलब्धि भी है इस सेंस में कि न सिर्फ न्याय हो बल्कि जैसा कि आपने कहा त्वरित न्याय हो। तो इस पर्सपेक्टिव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि किसी भी वाद का न्यायालय में हियरिंग चलता रहता था रोज और वो सालों चलता रहता था। उसमें पक्ष विपक्ष एंड जो वकील होते थे उन सब का एक इंटरेस्ट होता था कि कंटिन्यू करते हैं, इसको जल्दी खत्म नहीं होने देना है। तो इससे क्या होता है, एक तो न्याय डिले हो जाता है, देर होता है, दूसरी बात इसमें कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो न्याय व्यवस्था से लोगों का मन तो मोह तो भंग होगा, वो नहीं जाना चाहेंगे कभी अपने विवादों के निपटारे के लिए, अपने शिकायतों के लिए न्यायालय के पास, अपने अधिकारों को परिवर्तन में लाने के लिए न्यायालय के पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है बहुत देर लगेगा, बहुत कॉस्ट लगेगा, तो ये इंसेंटिव नहीं रहता, डिसइंसेंटिव हो जाता है। तो इन सारी बातों पे नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। अब न्यायालय की प्रक्रिया समयबद्ध हो जाए। जैसे एक उदाहरण दूं, कोई भी वाद में 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट जिसको कहते हैं वो कोई वकील और वादी नहीं ले सकता। जनरली एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है पर जनरली नहीं ले सकता। तो इससे त्वरित न्याय की तरफ एक सफल कदम माना जाना चाहिए। जी, इन नए कानूनों के आने से बदलाव हुए हैं, उसका पुलिस, वकील और अदालतों के काम
कामकाज में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है, वहीं आम लोगों पर भी इनका असर पड़ेगा। आप क्या मानते हैं चंचल जी कि अदालतों में लंबित मामले करोड़ों हैं, तो उनको निपटाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हमारे न्यायालयों में आज की डेट में 5 करोड़ से अधिक वाद लंबित हैं जी। और जिस रफ्तार से अगर हमारी उच्च और न्यायालय एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम कर रहे, उसके हिसाब से तो 200 साल लग जाएंगे, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, केस खत्म नहीं होंगे। देखा गया है सर कि काफी समय लगता है मामले निपटाने में। तो इस संबंध में जो बड़ा चेंज ये 3 नए आपराधिक कानून लेकर आए हैं, उसके साथ जैसे टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे समयबद्ध न्याय प्रक्रिया को समाप्त करना किसी भी वाद के लिए, एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, वो है पुलिस व्यवस्था में और प्रोसिक्यूशन। पुलिस व्यवस्था और प्रोसिक्यूशन बहुत लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा कि भारतीय संसद ने बहुत कुछ आई थिंक सीखा है अमेरिकन व्यवस्था में जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं डायरेक्ट, उसी के लिए हमारे यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया है इन कानूनों में, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, एंड स्टेट लेवल पे भी बनाया गया है, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर्स भी लाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि समयबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है हमारा, खासकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, उनको इंटीमेटली कनेक्ट कर दिया गया है जुडिशरी से, जैसे कि न्यायमूर्ति से जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनको समय समय पर जैसे 30 दिनों में क्या रिपोर्ट करनी है, 45 दिनों में पुलिस ने क्या किया किसी केस में, जब से FIR दायर हुआ, फर्स्ट हियरिंग शुरू हो गई, उसके बाद से चार्जशीट हुआ, तो उसकी रिपोर्ट भी उनको मजिस्ट्रेट को देनी है, तो या जज साहब को देनी है जो न्यायालय के जज साहब हैं। तो इससे जो है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड उसको समन्वय कहेंगे जो पुलिस प्रोसिक्यूशन एंड न्यायालय के बीच पहली बार मुझे लगता है कि आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद ये पहली बार देखने को मिलेगा कि यहाँ सिर्फ कंट्रोल नहीं है, समन्वय है। यहाँ सिर्फ हायरार्की नहीं है, समन्वय है। और उद्देश्य क्या है, जो वादी है, जो गरीब हैं या अमीर भी हैं, देयर इज नो डिफरेंस, उनको न्याय त्वरित मिले, तालमेल से त्वरित न्याय देने का प्रयास है। बहुत अच्छी बात। तो प्रोफेसर संतोष जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को भी नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को IPC से हटा दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये देशद्रोह के रूप में नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे, कितनी सजा का इसमें प्रावधान है? जी, ये प्रावधान धारा 152 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इससे पहले एक धारा 124A, जिसको हम जो है सेडिशन के नाम से जानते थे, उस पे पिछले 70 सालों में कई बार बहस चली कि भाई आज के हिसाब से नहीं है। वो कानून उस मानसिकता से बनाया गया कि एक राजा है और प्रजा को ये हक नहीं है कि वो राजा के खिलाफ कुछ ऐसा करे, जनता विद्रोह करे राजा। तो इसको बदला गया, समय समय पर इसके लेके बहुत सारे विरोध हुए। अब जो नया प्रावधान लाया गया है, इस प्रावधान में किसी भी देश के लिए, देश से ऊपर कोई नहीं होता, तो किसी भी देश के लिए जरूरी है कि जो विघटनकारी शक्तियां हैं, आर्म फोर्सेस को, हमारे जो डिस्टर्ब करने वाली ताकतें हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उनको रोकने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, अगर इसको कोई डिसरप्ट करता है, उनको रोकने के लिए लाया गया। इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है आजीवन कारावास तक। तो इसमें जो डिस्क्रिशन है आजीवन कारावास या 7 साल तक की जो सजा का प्रावधान रखा गया है। तो जो मृत्यु दंड का जो प्रावधान था पहले, उनको बदला गया है। प्रोफेसर संतोष जी, नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, या शादी का वायदा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इसमें और कौन कौन से प्रावधान है? जी, इसमें जो हमारी न्याय संहिता है, इसमें कुछ नए अपराध जो जोड़े गए हैं, जो हम पिछले तकरीबन 40 और 50 सालों से काफी हद तक फेस कर रहे थे। मॉब लिंचिंग एक
जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो फिलहाल के हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हमारे हर शहर में, छोटा बड़ा हर शहर में, जैसे कि बाइक चोरी है, चेन स्नैचिंग है, और एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे कार को उठा लेना है, ऐसे जो अपराध किए गए हैं उनके लिए लाए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। उसमें फिर क्लासिफिकेशन किया गया पेटी एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं कि काफी समय से इसको लेकर एक बहस चल रही थी, मांग की जा रही थी कि मॉब लिंचिंग, और इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन जोड़ा गया है जो जनरली हम जानते हैं रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट के अलावा एक बहुत अच्छा जोड़ा गया है लैंग्वेज, क्योंकि हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है हर मामले में, उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसको लेकर भी हम समय समय पर देखते हैं कि कई क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां होती हैं कि लैंग्वेज को लेकर लोग बहुत ही जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसमें क्लॉज रखा है। ये मुझे लगता है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चेंज है। और टेररिज्म जैसा कि हम सब जानते हैं कि 90s, ये आज की बात नहीं है, प्राइमरली 90s के ऑनवर्ड जो है हमें बहुत सारे टेररिज्म का सामना करना पड़ा है। शायद दुनिया में हम सबसे ज्यादा सफर करने वाले कंट्रीज में रहे हैं। तो इतने 3 दशकों के बाद ऑलमोस्ट जो है ये बदलाव आया है, ये बहुत ही वांछनीय था, बहुत जरूरत थी इसकी। इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने न्यायपालिका पर, अपने जो इम्प्लीमेंटिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए कि समय के हिसाब से, और आशा है कि ये बहुत ही प्रभावकारी बदलाव होगा। जी प्रोफेसर चंचल जी, 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। ये कानून इन दोनों वर्गों के लिए किस तरह से सहायता करेंगे? सबसे बड़ी बात कि 1980 के दशक से एक बहुत बड़ा फेमस और कुख्यात केस कह सकते हैं उसको, मथुरा रेप केस हुआ था जी। महाराष्ट्र से उसको फेमसली जाना जाता है मथुरा रेप केस। तब से एक भावना जगी थी न्यायविदों में कि जो न्याय की प्रणाली है ये महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो थ्रेट परसेप्शन है, उनको जो खतरे के स्रोत हैं वो मर्दों से डिफरेंट हैं और ज्यादा गहन है। इन बातों को, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और हमारा सोसाइटी का प्रारूप मूल रूप से वही है, तो वहां पे ये भिन्नताएं आती हैं। तो कोई कम सुरक्षित है और दूसरा वर्ग असुरक्षित है, तो इस आधार को स्वीकार तो पहले ही किया गया। पिछले 3-4 दशकों से इस पे चल रहा था, आपने सुना होगा निर्भया केस, हिमाचल में भी एक गुड़िया केस हुआ था कुछ साल पहले। तो इन चीजों को पहले से स्वीकार किया गया है, पर उसके लिए उचित और स्पष्ट रूल बनाने की जरूरत थी। जो ये नए 3 कानून हैं वो लेके आ रहे हैं, और ये प्रावधान दोनों में है, सब्सटेंटिव लॉ में भी है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता में भी है। स्पेशली अगर देखेंगे तो महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो अपराध है या उनके अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उनको मोर देन 35 सेक्शन में सेपरेटली डील किया गया है ना? एक चाइल्ड की व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई है। और अगेन जब हम प्रोसिक्यूशन की तरफ जाते हैं, प्रक्रिया की तरफ जाते हैं ना, सुरक्षा संहिता की तरफ जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 बातें होती है, विक्टिम की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एक स्पेशल धारा है 346 जो कि पहली बार स्पष्ट रूप से पूरे भारतवर्ष के लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आ रहा है और स्कीम लेके आ रहा है। उसी तरह से विक्टिम के इंटरेस्ट की सुरक्षा कैसे हो, तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है एविडेंस, कौन नहीं कर सकता है, वीडियोग्राफी कितनी जरूरी है, नहीं जरूरी है, किसको रिपोर्ट करनी है और उसको कितनी गोपनीय रखनी है, जो महिलाओं से रिलेटेड आप बात है। तो इनकी सारी व्यवस्था इस बारी इस कानूनों में है, और ये बहुत ही उम्दा ये रूल्स हैं जो ये जो कानून आए हैं। अब इसका क्रियान्वयन हमें देखना है, तो उस लेवल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव होने जा रहा है आपको भारतीय सुरक्षा संहिता। जी प्रोफेसर चंचल जी, नए कानूनों के लागू होने से मैं जानना चाहूंगी कि क्या पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी पूरी तरह खत्म हो गई है? देखिए, वो कानून तो खत्म हो गए जी, उनकी स्थान पे नए 3 कानून आ गए जी, पर हजारों लाखों वाद हैं जो पेंडिट हैं, जो अभी लंबित हैं, जो उनके आधार पे चल रहे थे, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के आधार पे चल रहे थे, वो खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे और वो उन्हीं प्रोविजंस के आधार पे चलते रहेंगे। जैसे आईपीसी में जो अपराध हुए थे जब वो था 1 जुलाई से पहले, वो उनके आधार पे उनमें जो दंड की जो व्याख्या और प्रावधान किए गए थे उसके आधार पे चलेगा, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल लॉ को हम रेट्रोस्पेक्टिव
पिछले डेट से लागू नहीं कर सकते। ये एक संवैधानिक अधिकार है हर भारतीय का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के आधार पे, कि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। पर जो विवाद हो चुके, जो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो चुके हैं पुराने कानून में, वो चलते रहे जी। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल इसके बारे में और संतोष जी बताएंगे। तो इसके बारे में तो संतोष जी आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जैसे कि प्रोफेसर चंचल ने बताया कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि जिस समय अपराध किया गया है उस समय पर जो दंड का प्रावधान किया गया उससे ज्यादा उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो भविष्य लक्ष्य ही बदलता है, भूत लक्ष्य नहीं बदलता। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होती है, रिट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं होती। हालांकि इसके अपवाद जो है पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं। अगर जो अपराधी है उसके अच्छे के लिए रिफॉर्मेशन में अगर कुछ चीजें उसके लिए लाभदायक हो सकती हैं, वो उनका फायदा दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आज अपराध किया है और उसके लिए 5 साल की सजा है, सरकार कल बदल देती है 7 साल है तो उसको 7 साल मिलेगा, ये नहीं होगा। तो उसमें डरने की बात नहीं है। और जितने भी पहले से चले आ रहे हैं जो केसेस हैं वो उन पुराने प्रोविजंस के हिसाब से ही चलेंगे, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। एंड आपने देखा होगा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि संजय दत्त को जब पनिशमेंट दिया गया था उससे काफी साल पहले ही टाडा कानून समाप्त कर दिया गया था। तो जितने पुराने वाद होते हैं वो अपने उन्हीं प्रोविजंस के हिसाब से डिसाइड होते हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद जितने अपराध किए गए हैं उन्हीं को जो है नए कानून के हिसाब से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। जी प्रोफेसर संतोष जी, नए कानूनों में अब इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मान्य है और पहले आत्महत्या एक गंभीर अपराध माना जाता था। इसी तरह और भी छोटे छोटे अपराध जैसे चोरी, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग, इनको नए कानूनों में किस तरह की श्रेणी में रखा गया है और किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो बहुत अच्छे जो बदलाव हैं उनमें से जैसे FIR का आप कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। हमारा पुराना साक्ष्य अधिनियम जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें क्योंकि बहुत पुराना था, ऑलमोस्ट 110 साल से ज्यादा पुराना कानून था, तो इस दौरान खासकर पिछले 2 दशकों में तकनीकी में बहुत बदलाव हुए हैं। अब हर कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर चलता है, हर चीज हम इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड जो बदलाव किए गए हैं वो हमें निश्चित रूप से बहुत फायदा करेंगे। दूसरा जो एस्पेक्ट आपके सवाल का है उसमें जो जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये नया प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है। इसको हमने क्लासिफाई किया है, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक है पैटी क्राइम्स जो हल्के फुल्के होते हैं, हल्के फुल्के क्राइम्स होते हैं, जैसे छोटे अपराध जो हैं, जैसे पॉकेट मारी है, बाकी ऐसे जो अपराध हैं। दूसरे ऑर्गेनाइज, जैसे ग्रोह बना के जो है कार की चोरी करना, उनको बेचना, तो बहुत उनको क्योंकि गैप था, ये कहीं ना कहीं पिछले कानून में ये उपलब्ध नहीं थे। आप उन प्रोविजंस के हिसाब से जब प्रोसिक्यूट करते थे तो वो डेफिनेशंस, तो जो वो डेफिनेशन अवेलेबल नहीं थी तो कहीं ना कहीं वो छूट जाते थे। तो ये जो बदलाव है और जो इंटीग्रेशन किया गया है तकनीकी के साथ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि अब तक 1 जुलाई से पहले तक जो साक्ष्य 2 तरह के होते हैं, एक जो दस्तावेजी हो गए, ये दस्तावेज है, और एक इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इनमें बहुत बड़ा अंतर था कि किस पे कितना विश्वास न्यायालय करेगी और किसको कितना उसको एडमिट करेगी, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। इस अंतर को अब ये खत्म कर दिया गया है। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो दस्तावेजों और इस प्रोसेस में कि हम कब दस्तावेज लेके कोई प्रोसिक्यूशन या डिफेंड पिटिशनर या वादी कोई आएगा या उसका वकील और करेगा, कब प्रोक्योर करेगा उन चीजों को और कब कोर्ट में, तो इसमें काफी देर होता था और कई सारे एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लगता था। वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें बहुत जरूरी है कि इन चीजों का कार्यान्वयन, जो हमारी पेशा है वकालत, जो प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स हैं एंड प्रोसिक्यूशन, ये उसको पूरी निष्ठा के साथ और इन राइट स्पिरिट करें तो बहुत हद तक ये डिले को कम कर सकता है, जो देरी होती है न्याय में उसको कम कर सकता है। जी प्रोफेसर संतोष जी, छोटे छोटे अपराधों के लिए पहली बार देश में एक सामुदायिक सेवा का स्थायी प्रावधान किया गया है।
इसको कैसे मानते हैं आप? जी, ये बहुत ही वांछनीय एक चेंज, बदलाव किया गया है। इससे पहले प्रोहिबिशन नहीं था। हम कई बार देखते थे कि हमारे जजेस जो हैं, न्यायाधीश जो हैं, कई बार ऐसे कहते थे कि टिल द कोर्ट राइजेस, ऐसे सुनने में आता था कि आज आप कोर्ट के बाहर बैठे रहो जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई चलती है। तो इस तरीके से रोक तो नहीं थी, लेकिन प्रावधान होने में और डिस्क्रिशन होने में दोनों अंतर यही आता है। अब जो दिया गया 6 ऐसे कैटेगरी रखी गई हैं जहां पे ये कम्युनिटी सर्विस का है। एक बहुत अच्छा जो रखा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास जो करते हैं। काफी समय से चल रहा था कि एक तो व्यक्ति जो मरने का प्रयास कर रहा है, अगर वो मर गया तब तो कोई सजा नहीं थी, लेकिन अगर वो बच गया तो उस पे जो है मुकदमा चलेगा। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा बदलाव है कि हमारे जजेस जो हैं अच्छे से उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसी जगह होती हैं, क्योंकि हर कोई समझता है कि व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है उसकी मानसिकता क्या रही होगी, तो उसको बदलने के लिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हमारे अस्पताल हैं, हमारे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम उनको सुधार गृह में भेज सकते हैं, उनको कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स करा सकते हैं। तो जो कम्युनिटी सर्विस है उसका बहुत अच्छा जजेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को तारीख पे बुलाया, नहीं आया, कुछ ऐसे जो रीजंस रखे गए हैं छोटे छोटे, जैसे डिफेमेशन का है, व्यक्ति बोल देता है, उसके बाद कहता है जी हाँ मैं माफी मांगता हूँ, कोई बात इसका नहीं। एक और पहलू है संतोष जी कि जब वो कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा के लिए प्रेस्क्राइब करेगी, कोर्ट उसको आदेश देगी कि ये सजा है आपकी, तो इसका एक और पहलू ये हो सकता है कि जो दूसरे लोग देखेंगे कि ये आदमी तो दुकानदार है या एक प्रोफेशनल है, पर ये यहाँ के झाड़ू क्यों लगा रहा है, सपोज अगर माल रोड पे झाड़ू लगाना है, ये सजा मिली है अदालत, तो एक ये मैसेज आएगा कि भाई ऐसा कानून भी है और ये इमोरल है, ऑफेंस है, ये काम नहीं करना चाहिए, तो सजा इसको मिली है। तो एक तरह से डिटरेंट इफेक्ट इसको क्रिमिनल लॉ में कहते हैं, वो भी है। क्योंकि वो डायरेक्टली डिटरेंट इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है ऑन द माइंड्स ऑफ, और सभी के जहन में, जो कहते हैं आसपास के लोगों के जहन में। तो इससे एक जुड़ाव बनता है क्रिमिनल लॉ और न्यायिक सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके प्रति लोग एक तरह से कनेक्ट करते हैं। यानी कि सरल तरीके से अपराधियों को सुधारने की कोशिश। प्रोफेसर संतोष जी, हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, और खासकर मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए ये क्या बदलाव ला रहे हैं। जैसे 18 वर्ष से कम आयु की पीड़ित बच्चों की श्रेणी में रखा गया है, नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब 14 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें पिछले 12 से 14 सालों में हमने बहुत बदलाव किए हैं, लेकिन वो उस बदलाव जैसे हमने सुना है कि पोक्सो एक स्पेशल लॉ है जो 18 साल तक के बच्चों के लिए, लड़की हो या लड़का, लेकिन वो स्पेसिफिक कैटेगरी का है, प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए। लेकिन आईपीसी में उसके हिसाब से हमने बदलाव नहीं किए थे। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को कई लोग उठा लेते हैं या उनको हायर करते हैं भीख मांगने के लिए, इस तरीके से। तो इसमें बदलाव किया गया है कि ये कोई भी बच्चों को अगर हायर करेगा, उनसे इस तरीके से कोई भी काम कराएगा, तो वो अवेटमेंट में भी पनिशेबल होगा, और जो क्राइम वो करा रहे हैं उनके लिए भी पनिशेबल होगा। अवेटमेंट से रिलेटेड भी बदलाव एक हमारे इसमें जो है न्याय संहिता में किए गए हैं कि अब कोई विदेश में बैठ के भी अगर अवेटमेंट करता है तो उसके लिए भी जो है प्रावधान किया गया है। तो बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि पहले हमारे आईपीसी में एक अध्याय था 16वां अध्याय, वो प्रस्तावित करता था कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में जितने ऑफेंस है वो एक चैप्टर में रखे गए थे। अब इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जो इसका अध्याय 5 है, चैप्टर 5 जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें हमने स्पेसिफिकली महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनसे रिलेटेड 37 धाराओं का प्रावधान किया है, और उसमें जो गैप आ रहे थे पहले उनको हमने कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की है। तो ये काफी लाभदायक रहेगा एक तरीके से, जो इंटीग्रेशन में बाकी जो कानून थे और बच्चों से रिलेटेड। प्रोफेसर चंचल जी, केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों के लागू होने से अपराधों पर 90% तक रोक लगेगी। आप क्या मानते हैं कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, और इन कानूनों में विशेष श्रेणी के अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीम का दौरा भी अनिवार्य किया गया है, कितना बदलाव जांच प्रक्रिया में आप देखते हैं? राजकुमारी जी, सही है। न्याय संहिता के अंदर अगर इसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ पढ़ें
तो वो सारे अपराध जिसमें सजा 7 साल या उससे अधिक की हो सकती है जी। उन सभी में फोरेंसिक एविडेंस जी। जरूरी कर दी गई है। बहुत अच्छा एक प्रावधान है, मैं सेक्शन बोल रहा हूँ जी। कि डॉक्टर्स को कितने देर में रिपोर्ट देनी है जी। 24 आवर में देनी है या कितने देर में, ये भी एक मैंडेटरी की गई है जी। जो मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं उनको भी। तो ये बदलाव तो प्रक्रिया के तौर पे और रूल के तौर पे बहुत बड़े हैं, जी। वांछनीय है, पर ये कहना कि 90% विवादों अपराधों पर रोक लग जाएगी, ये थोड़ा मैथमेटिकली कहना मुश्किल है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक तरह तो हम क्रिमिनल लॉज, ये 3 जो बेसिक लॉ हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के, इनमें सुधार हुआ, वांछनीय है और बहुत अच्छी कानून है, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। पर इसका दूसरा पक्ष है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक मुख्य जो स्टेक होल्डर हैं, जिसको हम कहेंगे न्याय व्यवस्था के और आपराधिक न्याय व्यवस्था के, वो हैं वकील, लॉयर्स, जिनको ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन जो है। फिर जजेस, फिर इनकी जो स्ट्रक्चर है वकालत की, वकालत एज ए पेशा, लॉयर एज ए प्रोफेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट। मुझे लगता है अभी मैं आपको आपके आकाशवाणी के माध्यम से बताऊं, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिमला ने 6 राज्यों में वकालत के प्रोफेशन पे एंड लीगल एड एंड प्रो बोनो जस्टिस पे 2 साल तक रिसर्च की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड था। हमारा ये मानना है, जो हमने सीखा है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत अब उस तरफ पड़ेगी जिसके द्वारा ये सारे जो बदलाव किए गए हैं इसको ठोस किया जा सके, इसको कार्यान्वित किया जा सके पूर्ण रूप से। तो अब जैसे कि केंद्र और राज्यों में एक बहुत अच्छी समन्वय की जरूरत है कि जो अच्छे प्रावधान, इतने सारे अच्छे प्रावधान आए हैं, उनको रियलाइज किया जा सके, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसी तरह से ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, आपने कई बार सुना होगा कि केंद्र सरकार, हमारी यूनिफाइड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायालय सिस्टम है हमारा, जबकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो एक समन्वय की जरूरत इसलिए है कि कोर्ट की जो, जैसे मैं आपको सिंपल एक बताऊं, हमारे पास 20 लाख वकील हैं हिंदुस्तान में, करीब करीब 800 हाईकोर्ट जजेस हैं और करीब करीब 25,000 पूरे हिंदुस्तान में 686 डिस्ट्रिक्ट्स जो कहेंगे लोअर कोर्ट के जजेस हैं, 25,000 के करीब। तो ये संख्या कम है। इस अगर हम यूरोपियन देशों से तुलना करें, अमेरिकन देशों से तुलना करें, तो संख्या कम है, इसको प्रोपोर्शन बढ़ानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सुधार की जरूरत जो सरकारों को करना चाहिए वो है विधिक शिक्षा व्यवस्था में, जिसको हम लीगल एजुकेशन कहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है जो कि कॉमनसुरेट हो, इसके अनुरूप हो, हमारे इंडियन सिस्टम के अनुरूप हो, क्योंकि हमारा जो लॉयरिंग सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम तो है ही नहीं। कभी आज तक आपने सुना कि हिंदुस्तान में इतिहास में किसी ने केस लड़ने के लिए पैसे लिए हो, पढ़ाने के लिए फीस लगी हो, कोई गुरु फीस लेता था, गुरु दक्षिणा अलग बात है, फीस अलग बात है ना। इसके अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। विधिक शिक्षा व्यवस्था, लीगल एजुकेशन, लीगल प्रोफेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे कि इन कानूनों को जो त्वरित न्याय की है और लोग अपने आप को कानून के साथ आइडेंटिफाई कर पाए, संविधान के साथ आइडेंटिफाई कर पाए, न्यायालय और न्याय के साथ अपने आप को एकीकृत रूप से देख सके। तो यहाँ पे सुधार की मुझे लगता है कि अब सरकार, केंद्र सरकार और अन्य सरकारों का ध्येय इधर जाना चाहिए और जा रहा है। जी। श्रोताओं, आज हमने आपके साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में चर्चा की और हमारे साथ चर्चा में विषय विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मौजूद रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह जी और विधि विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर संतोष कुमार शर्मा जी। आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी शिमला और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। श्रोताओं, मैं आशा करती हूं कि इस विशेष चर्चा से आपको इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में कई सवालों के जवाब और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और इसका आपको लाभ होगा। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति की परिकल्पना की थी सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने। इसी के साथ मुझे राजकुमारी चंदेल को विशेष चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा। विषय था
3 नए आपराधिक कानूनों में लोगों को त्वरित न्याय देने का सरकार का कारगर कदम। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण।